हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रू वे एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज़ को जो है शुरू किया हुआ था। इसी के तहत जो है हमने 2 लेक्चर अभी तक कंप्लीट किए हैं और आज जो है हम तीसरा लेक्चर यहाँ पे करने वाले हैं। सो फर्स्ट 2 लेक्चर में जो हमने किया था, तो फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी टर्म का क्या मीनिंग है, देन इन्वायरमेंट क्या होता है और इकोसिस्टम का क्या मीनिंग होता है। तो इन टर्म्स को हमने डिटेल में डिफाइन किया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो आप उसी को जो है देख सकते हैं। तो इसी के साथ जो फिर हमने जो है सेकंड लेक्चर किया था और सेकंड लेक्चर में जो है हमने डिफरेंट जो लेवल ऑफ और इकोलॉजी में जो डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको समझा था। जैसे कि फर्स्ट इंडिविजुअल लेवल, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद फिर जो है हमारा इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर। तो सेकंड लेक्चर में जो है हमने 3 टर्म्स को जो है डिफाइन किया था और समझा था इनके बारे में कि इंडिविजुअल क्या होता है, देन पॉपुलेशन क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है। फिर हमने ये भी देखा था कि कम्युनिटी में एक मेजर कम्युनिटी होती है और एक माइनर कम्युनिटी होती है। तो आई होप कि वो लेक्चर जो है आप लोग जो है देख चुके होंगे और कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम जो है थर्ड लेक्चर यहाँ पे करेंगे और थर्ड लेक्चर में जो है हम इकोसिस्टम एंड जो इसके कंपोनेंट्स हैं, ए बायोटिक कंपोनेंट है प्लस बायोटिक जो कंपोनेंट है, इसी के साथ जो डिफरेंट टर्म्स हैं लाइक प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, सेप्रोट्रोफ क्या है, हर्बीवोर क्या है, ओमनीवोर क्या है। तो इन सभी टर्म्स को जो है हम डिटेल में जो है इस लेक्चर में जो है कवर करेंगे। अगर आप भी यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, जिसमें भी इन्वायरमेंटल का पोर्शन आता है, तो अगर आप उसके लिए स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सीरीज बिल्कुल जो है बेनिफिट है, रेलिवेंट है। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से आप इन लेक्चर्स को अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप भी जो है गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप ट्रू वे एजुकेशन को ऐसे एजुकेशनल कंटेंट के लिए फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना जो है लेक्चर आज का शुरू करते हैं। तो थर्ड लेक्चर को शुरू करने से पहले जो है हम थोड़ा सा जो है जो फर्स्ट 2 लेक्चर हमने किए थे उनको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, सो दैट कि आपका जो है एक लिंक यहाँ पे बन जाएगा। तो हमने डिफाइन किया था कि इकोलॉजी टर्म क्या होती है, जिसमें हमने देखा था कि इकोलॉजी जो टर्म है वो किसने दी थी, अर्नस्ट जो है हैक्कल की तरफ से यहाँ पे दी गई थी, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे। 1866 में जो है ये टर्म दी गई थी। और उसी के साथ जो है हमने फिर देखा था कि इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है। तो इन्वायरमेंट क्या होता है, बेसिकली जो भी हमारे सराउंडिंग में थिंग्स हैं उसी को जो है हम अपना इन्वायरमेंट मानते हैं। यानी कि उसमें जो है लिविंग थिंग्स भी हो सकती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो है दोनों इंक्लूड होती हैं हमारे जो इन्वायरमेंट में जो भी हमारे आसपास है। फिर हमने देखा था कि इकोसिस्टम क्या होता है और आज भी जो है हम इकोसिस्टम को डिटेल में जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो इकोसिस्टम क्या है, बेसिकली जो भी एक नेचर में फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली इंडिपेंडेंट यूनिट होती है, यानी कि जो अपने से खुद से सस्टेन कर रही है, अपना सिस्टम जो है उसका खुद से सस्टेनेबल है, तो उसी को जो है हम इकोसिस्टम बोल सकते हैं। अब इकोसिस्टम जो एक एज स्मॉल एज एक ट्री भी हो सकता है। अगर हम बात करें एक जो आपके घर में एक छोटा सा एक्वेरियम है, वो भी जो है एक इकोसिस्टम जो है इसको हम मान सकते हैं। एक बड़ा फॉरेस्ट जो है वो भी एक अपने आप में क्या है, इकोसिस्टम है, क्योंकि वो खुद से जो है सस्टेन कर रहा है। वहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होंगी वो आपस में इंटरेक्ट करेंगी और इस सिस्टम को जो है सस्टेन करती रहेंगी। ऐसे ही अगर आप देखें तो पौंड भी जो है एक छोटा सा इकोसिस्टम होता है, जो आपने नियर बाय आप देख सकते हैं। तो ये तो हमने जो है 3 टर्म्स फर्स्ट लेक्चर में डिफाइन की थी। इसी के साथ जो है हमने सेकंड लेक्चर में देखा था जो 6 डिफरेंट लेवल ऑफ जो है हमने डिफरेंट लेवल ऑफ इकोलॉजी के जो है हमने देखे थे, ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल होते हैं। इसमें जो है हमने देखा था कि पहले जो है एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, देन जो है हमारा एक फिर इंडिविजुअल से क्या बनती है, हमारी पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन से जो है हमारी क्या बनती है, कम्युनिटी बनती है। कम्युनिटी से फिर हमारा जो है इको सिस्टम बनता है, इकोसिस्टम। इसके बाद जो है हमारा बायोम आ जाता है और बायोम से हमारा कंप्लीट जो है एक बायोस्फीयर बनता है। ठीक है। तो इन टर्म्स को जो है हमने एक बार देखा था और इनमें से जो है 3 टर्म्स को हमने जो है सेकंड लेक्चर में डिटेल में कवर किया था। इंडिविजुअल लेवल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होती है और कम्युनिटी क्या होती है। तो आज जो है हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इकोसिस्टम क्या होता है, इसको जो है आज हम डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो देखिए, जैसे कि हमने पहले भी डिफाइन किया कि इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि नेचर में एक जो सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होती है, यानी कि जो खुद से अपना जो सिस्टम चला सकती है, यानी कि जो उसमें एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो खुद से सस्टेनेबल है, तो उसी को जो है इकोसिस्टम बोला जाता है। यानी कि हम डिफाइन कर सकते हैं कि नेचर में एक स्ट्रक्चरली
एंड फंक्शनली जो इंडिपेंडेंट यूनिट है, यानी कि जो खुद से क्या है, इंडिपेंडेंट है, एंड सेल्फ क्या है यहाँ पे, सस्टेनिंग है, सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट है, उसी को क्या बोला जाता है यहाँ पे, इकोसिस्टम जो है बोला जाता है। ठीक है, तो नेचर में कोई भी यूनिट जो खुद से सस्टेन कर सकती है उसी को जो है इकोसिस्टम यहाँ पे बोला जाता है। अब एक इकोसिस्टम में क्या होगा, वहाँ पे कम्युनिटी होगी, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे क्या होंगी, लिविंग जो कम्युनिटीज़ है वो एग्जिस्ट करेंगी, वहाँ पे डिफरेंट एनिमल होंगे, प्लांट्स होंगे, माइक्रोब्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यानी कि वहाँ पे लिविंग कंपोनेंट हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ उनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है वो एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वहाँ पे सॉइल होगी, वाटर होगी, जो है सोलर रेडिएशंस आएंगी, सोलर एनर्जी आएगी, तो वो दोनों जो है आपस में इंटरेक्ट करेंगी और उसी से उस इकोसिस्टम में जो है उसका जो है सिस्टम सस्टेन होगा। यानी कि जो प्रोड्यूसर्स होंगे लाइक प्लांट्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना फूड प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करेंगे, और जो एनिमल होंगे वो उसको कंज्यूम करेंगे। तो बेसिकली उसका सिस्टम जो है खुद से सस्टेन होता रहेगा। और कब तक सस्टेन होगा, जब तक उसमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड होते रहेंगे, तो खुद से जो है सस्टेन करता रहेगा। तो एक इकोसिस्टम में क्या क्या हो सकते हैं, तो अगर हम लिविंग की बात करें तो उसमें ट्रीज होंगे, ठीक है, एनिमल होंगे, माइक्रोब्स होंगे, इसी के साथ जो नॉन लिविंग है लाइक सॉइल होगी, वाटर वहाँ पे होगा, ठीक है। इसी के साथ जो इनऑर्गेनिक मैटर लाइक अदर जैसे इन्वायरमेंट में गैसेस हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो एग्जिस्ट करेंगी। इसी के साथ जो है हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे जो सोलर एनर्जी है वो आएगी। तो वो ये सारे जो है लिविंग नॉन लिविंग यहाँ पे कंपोनेंट आ जाएंगे, ठीक है, सोलर एनर्जी। तो ये हमारे यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे और आपस में जो है इंटरेक्शन करते रहेंगे। तो अगर हम बात करें कि एक इकोसिस्टम के साइज की, तो इकोसिस्टम एज स्मॉल एज जो है हम बोल सकते हैं कि एक छोटा सा एक सिंगल ट्री भी हो सकता है, ठीक है। और इसी के साथ जो है एक बड़ा जो है फॉरेस्ट, जो लाइक अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो भी हमारा जो है एक इकोसिस्टम हो सकता है। तो यानी कि एज स्मॉल एज ट्री भी हो सकता है, बड़ा इकोसिस्टम भी हमारे नेचर में हमें देखने को मिल सकता है। लाइक जैसे कि हम एक फॉरेस्ट सिस्टम को देख सकते हैं, वो एक बड़ा इकोसिस्टम है। इसी के साथ किसी ओशन को एग्जिस्ट कर सकते हो, जैसे कि आप पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, खुद में जो है उनका एक अपना सिस्टम है। इसी के साथ आप आसपास जो है एक पॉन्ड को देख सकते हो, वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। तो इस तरह से जो है इकोसिस्टम का साइज जो है स्मॉल ट्री से लेके बड़ा भी हो सकता है। अब एक इकोसिस्टम कब तक जो है मतलब कि सस्टेन करेगा, अगर हम ये बात करें कि यानी कि वो हेल्थी कब तक रहेगा, जब तक जो है उसमें एक बैलेंस बना रहेगा। यानी कि जितनी उसमें कंजम्पशन हो रही है मटेरियल्स की, जो कंज्यूम करने वाले हैं लाइक एनिमल्स हैं, जो अदर जो हैं लाइक जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जो सेप्रोट्रोफ है, माइक्रोब्स है, जो कि डीकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जब तक जो कंज्यूम करने वाले हैं और जो प्रोड्यूस करने वाले हैं, प्रोड्यूसर्स कौन होंगे, मेनली प्लांट्स होंगे। तो जब तक न्यूट्रेंट का वहाँ पे बैलेंस बना रहेगा, प्रोड्यूसर उतना प्रोड्यूस करेंगे और कंज्यूम जो है उतना कंज्यूम करेंगे, तब तक जो है उसका बैलेंस बना हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि हेल्थी इकोसिस्टम कौन होगा। तो अगर हम बात करें कि हेल्थी इकोसिस्टम की, तो वो कौन सा हो सकता है जिसमें क्या होगा, बैलेंस हमें न्यूट्रेंट का देखने को मिलेगा। तो उसमें बैलेंस होना जो है वहाँ पे जरूरी है, तभी वो जो है सस्टेन कर पाएगा। और उसमें जो ऑर्गेनिज्म है तभी रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और रिप्रोड्यूस करेंगे तो जो है आगे से आगे वो सस्टेन होता रहेगा। तो ये हमारा जो है इकोसिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की। तो अगर हम इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है हमारा ए बायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एक है हमारे ए बायोटिक कंपोनेंट्स, जिनको हम नॉन लिविंग भी बोल सकते हैं। दूसरे हैं हमारे यहाँ पे लिविंग कंपोनेंट्स, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, बायोटिक, ठीक है। तो एक हमारे बायोटिक हैं, दूसरे हैं हमारे ए बायोटिक। तो वन बाय वन जो है हम इनको स्टडी करेंगे। अगर हम पहले बात करते हैं ए बायोटिक की, ठीक है। ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जो क्या होंगे, इनऑर्गेनिक होंगे, यानी कि उनमें लिविंग मटेरियल नहीं है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ये होंगे हमारे इनऑर्गेनिक। अब ए बायोटिक की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे एक इकोसिस्टम में क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है, जो ए बायोटिक है, सोइल होगी वहाँ पे, एयर होगी, डिफरेंट गैसेस एग्जिस्ट करेंगे, इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। इसी के साथ जो है हम सन एनर्जी को ले सकते हैं। इसी के साथ जो डिफरेंट प्रोसेस एग्जिस्ट करते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में, लाइक वोल्केनोज, वोल्केनोज, ठीक है,
अर्थक्वेक, ठीक है, फ्लड्स। तो ऐसे जो भी प्रोसेसेस, रेनफॉल, ठीक है, तो जो भी प्रोसेसेस हमारे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एक सस्टेनिंग यूनिट को, नेचर की को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे कि अगर वोल्केनो होगा, अर्थक्वेक होगा, तो वो उस इकोसिस्टम के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगा, यानी कि उससे उसका इम्बैलेंस हो सकता है, वो खराब हो सकता है, तो उसका बैलेंस जो है मतलब कि वहाँ पे डिस्टर्ब हो सकता है। तो यानी कि जो भी ऐसे कंपोनेंट्स जो इनऑर्गेनिक है, नॉन लिविंग है, और जो हमारे इकोसिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो सारे जो है यहाँ पे इकोसिस्टम में ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि हमारे एबायोटिक कंपोनेंट का पार्ट होंगे। जैसे कि हम बात करें तो एक फैक्टर हमारा हो सकता है कि एनर्जी, जो सन से रेडिएशंस आती हैं किसी भी इकोसिस्टम में, उसी से क्या होता है कि वो जो प्लांट्स है वहाँ पे, वो सन की रेडिएशंस को जो है अब्जॉर्ब करते हैं, उसी से फिर फोटोसिंथेसिस होता है, एंड देन वो जो प्लांट्स हैं वो आगे ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करते हैं, और उसी मैटर के ऊपर फिर प्लांट जो एनिमल है वो सस्टेन करते हैं। तो एनर्जी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें वाटर की, यानी कि रेनफॉल की, तो अगर एक इकोसिस्टम में प्लांट एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस भी हैं जिसके लिए जो है वाटर की ज़रूरत है, तो वाटर के बिना तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, तो रेनफॉल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा। इसी के साथ अगर प्लांट्स को यहाँ पे ग्रो करना है या एनिमल्स को सर्वाइव करना है, तो उनको एक प्रॉपर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वहाँ पे टेम्परेचर चाहिए, तभी तो वो वहाँ पे जो थ्राइव हो पाएंगे ना, माइक्रोब्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल, तो टेम्परेचर प्रॉपर होगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो वहाँ की सोइल है, अगर हम सोइल की बात करें, तो सोइल एक तो वहाँ पे क्या है, हैबिटेट है, यानी कि सोइल में बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, छोटे प्लांट्स है, वो वहाँ पे रहते हैं, यानी कि उनका एक हैबिटेट है। इसी के साथ जो है सोइल का दूसरा काम है न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाना। तो जो हमारे प्लांट्स हैं उनको जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, वो भी क्या करेगा, सोइल करेगा, तो सोइल भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसका भी रोल जो है हमें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस एग्जिस्ट करेंगी, लाइक अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स को अगर प्रोड्यूस करना है फूड, तो उनको CO2 की ज़रूरत है, तभी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी ना, तो ऐसे ही सिस्टम बनेगा। तो एटमॉस्फेयर की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिलती है। तो जो हमने फैक्टर अभी स्टडी किए, ये सारे ही एबायोटिक फैक्टर हैं। तो अगर हम जब भी हम एबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं, तो इनका काफ़ी अगर हम बोल सकते हैं कि एक इकोसिस्टम को सस्टेन करने के लिए, जहाँ फिर हम ये बोल सकते हैं कि इकोसिस्टम को लिमिट करने में अगर कोई फैक्टर रोल प्ले करते हैं, तो वो यही फैक्टर है, क्योंकि जब तक ये फैक्टर प्रॉपर बैलेंस में नहीं होंगे, तब तक वो इकोसिस्टम जो है सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो एक इकोसिस्टम में हम बोल सकते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे जो ये सारे फैक्टर है, ये काम करते हैं एबायोटिक वाले, ठीक है। तो ये हमारा एबायोटिक फैक्टर होते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें हमारे दूसरे बायोटिक फैक्टर्स की, तो देखिए बायोटिक फैक्टर, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि बायोटिक फैक्टर कौन से हैं, जो हमारे लिविंग फैक्टर्स हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे ही क्या हैं, हमारे बायोटिक फैक्टर का पार्ट है। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे लिविंग या बायोटिक फैक्टर का पार्ट हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स को जो है हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारे यहाँ पे हो जाएंगे प्रोड्यूसर्स, यानी कि जो अपना जो फूड है वो खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ भी बोलते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफ्स। और दूसरे हमारे यहाँ पे हो जाएंगे जो कंज्यूमर्स होंगे, यानी कि जो खुद से जो फूड है उसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि जो कंज्यूमर हैं, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होंगे, जिनको हम हेट्रोट्रोफ भी बोलते हैं, हेट्रोट्रोफ्स। और इनके लिए एक टर्म और भी यूज़ की जाती है, दैट इज़ फैगोट्रोप्स, ठीक है। तो ये सारी टर्म जो है कंज्यूमर के लिए ही यहाँ पे यूज़ की जाती है। तो अगर हम बात करें प्रोड्यूसर्स की, जैसे कि नाम से क्लियर है कि ऑटोट्रोफ, यानी कि जो अपना फूड जो है वो क्या है, प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि फूड को सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है, फूड की सिंथेसिस कर सकते हैं, यानी कि हम इनको जो है सेल्फ नरिशिंग बोल सकते हैं, खुद से अपना फूड बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा लाइक प्लांट्स, ठीक है, एल्गी, और कुछ जो है बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि खुद से अपना जो है फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स, जो जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर को यूज़ करेंगे, लाइक CO2 और वाटर को यूज़ करके, प्लांट्स जो है सन एनर्जी रेडिएशंस को यूज़ करके जैसे ऑर्गेनिक मैटर को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसी को जो है कंज्यूम करते हैं आगे कंज्यूमर्स, ठीक है। तो इसी से जो इकोसिस्टम है वो हमारा सस्टेन होता है।
तो प्रोड्यूसर कैटेगरी में हमने देखा कि यहाँ पे प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएंगे। अगर हम सेकंड कंपोनेंट की बात करें यानी कि कंज्यूमर, तो कंज्यूमर भी हमारे दो कैटेगरी के होते हैं। एक होते हैं हमारे मैक्रो कंज्यूमर, जैसे कि नाम से क्लियर है कि जो साइज में बड़े होंगे, यानी कि जो हमें नॉर्मली जो है देखने को मिल जाएंगे, तो मैक्रो कंज्यूमर। और दूसरे होते हैं हमारे यहाँ पे जो माइक्रो कंज्यूमर हैं, माइक्रो यानी कि बहुत स्मॉल, ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए जो कि डीकेइंग मटेरियल, गले सड़े मटेरियल के ऊपर जो ग्रो करते हैं, दैट इज माइक्रो कंज्यूमर, ठीक है, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सेप्रोट्रोफ भी बोल सकते हैं। तो इन्हीं को जो है आगे हम डिफाइन करेंगे। सो अगर हम बात करें मैक्रो कंज्यूमर्स की, तो मैक्रो कंज्यूमर में भी हमारे जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं मैक्रो कंज्यूमर्स को, ठीक है। पहली यहाँ पे हम टर्म जो डिफाइन करेंगे दैट इज हर्बीवोर। हर्बीवोर, तो हर्बीवोर कौन होते हैं, जो डायरेक्टली क्या करेंगे, प्लांट्स के ऊपर फीड करेंगे, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर ही फीड करेंगे दैट इज हर्बीवोर। इनको हम प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। प्राइमरी क्या है, ये कंज्यूमर है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा हमारा, जैसे कि काऊ है, ठीक है, रैबिट है, तो ये हमारे आ गए यहाँ पे हर्बीवोर। सेकंड यहाँ पे आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। कौन है, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर। सो अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात करें तो जैसे नाम से क्लियर है, ये फीड करेंगे फर्दर हर्बीवोर्स के ऊपर। तो हर्बीवोर्स के ऊपर जो है ये क्या करेंगे, फीड करेंगे, दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे वोल्फ की, ठीक है, तो वो क्या करेगा, काऊ के ऊपर फीड करेगा या फिर रैबिट के ऊपर फीड करेगा, तो दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट इज टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर जो है वो कौन से होते हैं, टर्शरी कंज्यूमर जो फर्दर आगे सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर फीड करेंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होगा उसके ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे, तो वो हमारे टर्शरी कंज्यूमर, लाइक जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइन की, ठीक है। तो लाइन अगर वोल्फ के ऊपर फीड करेगा तो वो क्या होगा, हमारा टर्शरी कंज्यूमर हो गया। इसी के साथ एक टर्म आप ध्यान में रखेंगे दैट इज ओमनीवोरस। क्या होते हैं, ओमनीवोरस। सो ओमनीवोरस टर्म कौन से होते हैं, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों के ऊपर क्या कर सकते हैं, फीड कर सकते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास ह्यूमन बीइंग, ठीक है, तो हम प्लांट एंड एनिमल दोनों के ऊपर फीड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई दैट जो है हमको ओमनीवोर्स ही यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारी, ये तो हम हमारे हो गए मैक्रो कंज्यूमर, ठीक है। इसी के साथ हमने देखना है माइक्रो कंज्यूमर, जैसे कि नाम से क्लियर है माइक्रो, यानी कि जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, माइक्रो कंज्यूमर्स। तो माइक्रो कंज्यूमर जिनको सेप्रोट्रोफ भी बोला जाता है, सेप्रोट्रोफ्स। और इनको नेचर में क्या बोला जाता है, स्क्वेंजर, इनको नेचुरल स्क्वेंजर यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, नेचुरल स्क्वेंजर। क्योंकि ये क्या करते हैं कि जो गले सड़े मटेरियल होता है हमारे आसपास, उनके ऊपर जो है ग्रो करते हैं और उनको उसको जो है डिकेइंग करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल आ जाएगा लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, तो ये सारे जो है एग्जांपल यहाँ पे आ जाएंगे जो कि ग्रो करते हैं डेड एंड डिकेइंग जो मटेरियल होता है उसके ऊपर ग्रो करेंगे, ठीक है, जिसको हम डेट्राइटस भी बोल देते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे अगर एग्जांपल लेना चाहिए तो आप अर्थवर्म का एग्जांपल भी ले सकते हैं, ठीक है। काफ़ी और ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पे होते हैं जो कि जो डिकेइंग एंड डेड मटेरियल के ऊपर जो है ग्रो करते हैं। तो यानी कि इनको हम नेचुरल स्कैवेंजर जो है डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्लीनिंग करने का काम करते हैं हमारे नेचर में। और जब ये ग्रो करते हैं तो उसी के साथ फिर न्यूट्रिएंट साइकिल जो है आगे बढ़ता है। जो डीकेइंग मटेरियल के ऊपर ये ग्रो करेंगे, उसी के साथ जो ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको डीकेइंग करने का काम करेंगे। और उससे क्या होगा कि जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो इन्वायरमेंट में रिलीज होगा, फर्दर वही फिर प्लांट्स जो है उनको जो इनऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको प्लांट यूज़ करेंगे, प्लांट से फिर एनिमल, और ये साइकिल जो है चलता यहाँ पे रहेगा। तो आज की इस लेक्चर में जो है हमने डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को जो है डिफाइन किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम में हमने देखा कि जो सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट होगी नेचर की वो इकोसिस्टम है। फिर हमने देखा कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिसमें लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं।
फिर हमने एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो नॉन लिविंग है उनके बारे में पढ़ा कि एनर्जी, एटमॉस्फेयर का क्या रोल है, सन एनर्जी का क्या रोल है, और लिमिटिंग फैक्टर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। देन हमने देखा कि जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उनको हमने डिफाइन किया कि जो अपना यानी कि जिनमें ऑर्गेनिक मैटर होता है लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और लिविंग को फिर हमने जो है डिवाइड किया प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर में। फिर हमने कंज्यूमर को भी आगे माइक्रो एंड मैक्रो में पढ़ा है। आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट के लिए जो है आप फॉलो कर सकते हैं ट्रू वे एजुकेशन को। सो थैंक यू, बाय बाय जी।